तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2026-27 पे, जो कि कल 1 फरवरी को आया है। तो हम लोग इसमें देखना चाहते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या है, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग समझेंगे, खुद भी समझेंगे और आपको भी समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो बजट पेश किया है भारत में वो है मोरारजी देसाई। 10 बार उन्होंने बजट पेश किया है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे भी निर्मला सीतारमण है, जो इस बार 9वीं बार बजट पेश किया है। 9 पे नॉट आउट है, 9 पे नॉट आउट है। हो सकता है अगले साल पेश करे तो बराबरी मैच टाई हो जाएगा, और उसके अगले साल पेश कर दे तो टॉप कंटेंडर हो जाएंगी सबसे ज्यादा वाली, ठीक है। तो इस बार बेसिकली जो फोकस रहा है वो युवा शक्ति पे रहा है। अच्छा, युवा शक्ति पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इस बार जो बजट में क्या क्या पेश किया गया है। तो उसमें बेसिकली जो मेन पॉइंट्स है वो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, ठीक है। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट फिजिकल मैटर्स। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द में ये बजट आपको समझने को मिलेगा। चलिए, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ठीक है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है, पहले तो हम लोग ये जानना। बिल्कुल, ठीक है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई इकोनॉमी जो है वो कैसे ग्रोथ करेगी, धीरे धीरे ही ग्रो करे लेकिन सस्टेनेबल वे में, मतलब एक अच्छे वे में ग्रो करे। तो उसके लिए हम लोग का सबसे जरूरी चीज होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग के पास कितनी है वो पता ही है। तो इस बार अभी तो हम लोग बहुत वीक हैं जहाँ तक वो, लेकिन इस बार मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सोचा है। अच्छा, तो स्टार्ट जहां से होता है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले सेमीकंडक्टर में आया था 2021 में, गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि हम लोग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करेंगे 2021 में, ठीक है। तो अब क्या है, उसका सेकंड वर्जन आ गया है, ठीक है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आया है। अच्छा, इसका भी सीक्वल आ गया। जी 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 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग जा रहे हैं। जो बड़े बड़े कंटेनर बनते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा, जिससे मतलब सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग जा रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज जो आया है वो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल में हम लोग जाएंगे, जो कि बांग्लादेश का, इसका हम लोग के इर्द गिर्द में बांग्लादेश था, तो बांग्लादेश स्टेबल है नहीं। और हम लोग का एक और प्लस पॉइंट हो गया अभी कि हम लोग को ईयू के साथ जो हम लोग का ट्रेड एग्रीमेंट कुछ दिन पहले हुआ है, उसमें लोगों को 0% का जो टैरिफ है उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो 0% मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यही होता है, इसी को FTA जिसको शॉर्ट फॉर्म में FTA बोलते हैं। मतलब इसमें कोई टैरिफ नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता। तो हम लोग जो यहाँ सब गुड्स वगैरह जो वहाँ जाएंगे तो अच्छे रेट पे बिकेंगे, कॉम्पिटेटिव रेट पे बिकेंगे। अब पहले के कंपैरिजन में, पहले भी जाते थे तो मतलब पहले कुछ टैक्स देना पड़ता, टैरिफ देना पड़ता था। और बांग्लादेश का पहले से FTA साइन था। अच्छा, तो अब वो वीक हो गए हैं, तो हम यहाँ से मतलब पुल बैक कर सकते हैं, उसका जगह ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहले का जो ट्रेड था EU के साथ वो $7 बिलियन का था। अच्छा, ठीक है। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो $40 बिलियन का हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तो रैपिड ग्रोथ हम लोग को नजर आ रहा है, मतलब ये 5x से भी ज्यादा का ग्रोथ यहाँ पे। तो हम लोग BMW अगर सस्ते में खरीद रहे हैं तो हम लोग कपड़ा उनको सस्ते में बेच रहे हैं। अच्छा, उससे हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। तो इससे बेसिकली लॉस होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश को, हम लोग को तो उससे कोई मतलब है नहीं। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी आई है, ठीक है, तो वो भी है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि रेयर अर्थ मटेरियल का जो है उसमें भी कुछ स्कीम वगैरह लाई है सरकार। अच्छा, रेयर अर्थ को लेके भी गवर्नमेंट कुछ मतलब रिसर्च और माइनिंग वगैरह होगा, उसका प्रोसेसिंग होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो हम लोग के लिए वो भी बेनिफिट है। अच्छा, ठीक है। तो रेयर अर्थ जो है वो भी निकाला जाएगा, ठीक है। और डेडिकेटेड इनिशिएटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड्स, जो स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं वो भी अब इंडिया में ही बनेंगे। मतलब जैसे बैडमिंटन का रैकेट वगैरह। जी जी, क्यों, वो भी तो स्पोर्ट्स गुड ही है ना। बैट हो गया, बैडमिंटन रैकेट हो गया, क्रिकेट। तो अभी हम ये मतलब नहीं बनाते थे, ये सब बनाते थे लेकिन कम स्किल बनाते थे, उतना मतलब वो नहीं थे लोग। और जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थे पूरे इंडिया में 200 जगह के लेगेसी जो जिनका था, उनको रिवाइव किया जाएगा, वापस उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। किसका? जो पुराने इंडस्ट्रीज वगैरह जो पुराने हो गए हैं, ठीक है, जो जर्जर स्थिति में है, बंद होने के कगार पे है, बंद हो चुके हैं, ठीक है, उनको वापस से रिवाइव किया जाएगा। तो जैसे बिहार का चीनी मिल यहाँ पे चालू होने का उम्मीद करें क्या? 100%। मतलब अब तो उसके लिए बजट भी एलोकेट हो गया। मतलब अब बिहार के ही चीनी से चाय पीने को मिलेगा। हाँ हाँ, आप भी पीजिएगा बिहार की चीनी से चाय। और जो लोग शुगर फ्री पीते हैं वो
वो भी थोड़ा थोड़ा चख लिया हाँ, करेंगे, चखना जरूरी है। क्योंकि गुड़ भी तो वही से आएगा। हाँ, गुड़ भी वही है, सही बात है। और इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं टैक्स रिफॉर्म जो बूस्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। कुछ Tax टैक्स रिफॉर्म भी reform, चेंज ठीक किया है। है। इसमें इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिला है 5 साल के लिए, और किनको मिला है वो बताता हूँ मैं। नॉन रेसिडेंट जो बाहर रह रहे हैं, जो वहाँ से कैपिटल गुड्स भेज रहे हैं, जो जिससे जैसे कोई भी बड़ी मशीन होगी, हेवी मशीन, उसको हम वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आउट ऑफ कंट्री इंपोर्ट, बाहर से मंगा रहे हैं। यहाँ कोई आदमी वहाँ से मंगा रहा है, जो कि लोग हैं वहाँ से, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंगा रहे हैं कोई भी अच्छा। बड़ी मशीन, ठीक है, तो उसमें 5 साल तक का टैक्स फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, ठीक है, तो 5 साल तक उस पर कोई कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक है टॉल मैन्युफैक्चरर। टॉल मैन्युफैक्चरर वो टॉल नहीं जिसमें तो जाके टॉल गाड़ी वगैरह, वो नहीं। अच्छा, वो टॉल नहीं है। वो नहीं है, ये दूसरा टॉल है। अच्छा, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो टॉल होता क्या है? बताते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा जो सेमी प्रोडक्ट, जो सेमी फिनिश्ड गुड है, अच्छा, ठीक है, उसमें अपना एक्सपर्टाइज डाल के उसको हम लोग फिनिश गुड बना दिए हैं इंडिया में। जैसे मान के चलिए हम लोग कहीं बाहर कंट्री से हम लोग फार्मेसी का ही लेते हैं, हम लोग फार्मेसी के लिए दवाई बनाने के लिए हम लोग रॉ मटेरियल कहीं से मंगाते हैं, ठीक है, तो रॉ मटेरियल तो इंडिया का हुआ नहीं, वो सेमी फिनिश गुड हुआ। उसको हम लोग क्या किए कि अपना एक्सपर्टीज लगा के उसको हम दवाई बना दिए। अच्छा, ठीक है, तो उसमें 5 साल तक हम लोग को उस पे टैक्स भी टैक्स नहीं लगेगा। तो पहले उस पे भी टैक्स हम लोग हाँ, देते थे। हाँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग हवाई जहाज बनाने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे हवाई जहाज जिस हम लोग का हवाई जहाज रहेगा, बोइंग वगैरह, वो मतलब अपने यहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग हो, फुल बॉडी मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, पूरा मैन्युफैक्चरिंग हुआ। हम लोग का MOU साइन हुआ है HAL का। अभी जो हम लोग जैसे इंडिगो वगैरह पे चढ़ते थे, तो क्या वो वो बोइंग का सारा? था। अच्छा, वो उसका बॉडी बोइंग बनाता है, सब बोइंग तो हम लोग उस वक्त USA पे डिपेंडेंट हैं। अच्छा, वो बोइंग यूएसए की कंपनी है। हाँ, कुछ USA की एक और कोई कंपनी है जो शायद फ्रांस की है शायद। अच्छा, तो अगर मैं गलत हूँ तो आप सही कर दीजिएगा। हाँ। और दूसरी जो कंपनी, उसका नाम आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम लोग अब एरोप्लेन भी बनाएंगे, यहाँ मतलब पर देसी बनाएंगे। देसी एरोप्लेन। इंजन जो होगा उसका वो रसिया हमें देगा। अच्छा, ठीक है, तो एक और आप बता रहे थे कोई MOU साइन हुआ है? MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। अच्छा, ठीक है, वो हमारा साइन हुआ है रसिया के साथ। ठीक है, जो HAL का साइन हुआ है, HAL और वहाँ की कंपनी है UAC, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और वहाँ की UAC है कंपनी है जो UAC एविएशन जाइंट है वहाँ की, रसिया की। जी। तो उसके साथ हम लोग का साइन हुआ है, जो हम लोग 100 सीटर जो है वो लोग जेट एरोप्लेन यहाँ तैयार करेंगे। अच्छा, 100 सीटर, ठीक है, ये HAL और उनका एग्रीमेंट है। जी जी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं MSME की तरफ। अच्छा, MSME पे क्या किया है सरकार ने, बताइए। MSME में सरकार ने इक्विटी सपोर्ट दिया है उनको, ठीक है, 10,000 करोड़ का डेडिकेटेड SME ग्रोथ फंड दिया है उनको। अच्छा, ठीक है, तो उसमें 10,000 करोड़ उनको डेडिकेटेड मिलेगा। जो MSME मतलब क्या, वही माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो छोटे छोटे जो जैसे कोई पापड़ उद्योग, मखाना उद्योग, छोटा सा जो है, वो लोग को डेवलपमेंट के लिए लोग मतलब पैसा दिया है गवर्नमेंट ने। बेसिकली ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है, हमारी तो सारी अर्थव्यवस्था इन्हीं के ऊपर हमारा अर्थव्यवस्था टिका है। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल सपोर्ट मिला है Tier 2 और Tier 3 सिटी के लिए, जिसमें जो आसपास जैसे MSME को होता है, सबसे दिक्कत होता है कि लोगों को रिटर्न फाइल करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, फिर वो CA के पास दौड़ते हैं, CA पैसा लेता है, ठीक है, तो उसमें लोग का बहुत सारा समय चला जाता है और पैसा भी चला जाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है, उसमें उनको कॉर्पोरेट मित्रा दिया जाएगा। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके लिए बनाया जाएगा, मतलब उनको हेल्प करेगा उसमें, वो जो भी हेल्प फाइनेंशियल रिलेटेड इशू अगर कोई होता है तो उनके लिए वो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। क्या नाम है बताया आपने? कॉर्पोरेट मित्रा। कॉर्पोरेट मित्रा, ठीक है, तो जो भी MSME चला रहे हैं, MSME के लिए कॉर्पोरेट मित्रा मतलब एलोकेट हो जाएंगे। जो भी MSME वाले लोग हैं, उनको कोई भी दिक्कत होगा तो अपने एरिया के जो भी कॉर्पोरेट मित्रा हैं उनसे आप मतलब कनेक्ट कीजिए, वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं सर्विस सेक्टर की तरफ। तो सर्विस सेक्टर में बेसिकली जो है आयुष जो है, आयुष मंत्रालय जी, उसमें 3 नए इंस्टीट्यूट मिले हैं। ठीक है, 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनेंगे। ठीक है, और जो पुराने हैं उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद वो बनेंगे, और आयुर्वेद पुराने में पढ़ाई होगी। हाँ, जो पुराने वो अपग्रेड होंगे। अच्छा, जो पहले से आयुर्वेदिक पढ़ाई कराते हैं वो कॉलेज और अपग्रेड होंगे। चलिए, अच्छी बात है। हम लोग के लिए भी कुछ है। क्या है? जैसे हम लोग जो ऑरेंज इकोनॉमी में आते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी जैसे, हाँ, जैसे हम लोग हैं कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह हैं जो भी हैं, उनके लिए आया है AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगे। ठीक है, 15,000 सेकेंडरी स्कूल में
500 कॉलेजेस में। मतलब अब बच्चे बचपन से ही। पढ़ाई के साथ साथ ही वहाँ पे कंटेंट का भी ट्रेनिंग मिलेगा उनको। ठीक है, उसके बाद आपको आता है डिजाइनिंग के लिए भी नया कॉलेज आया है, न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ये बेसिकली आपको ईस्टर्न रीजन में खुलेगा। ईस्टर्न रीजन मतलब आसाम वगैरह साइड में। अच्छा, ओके, ठीक है, तो इससे आपको कुछ लग रहा होगा कि आसाम में ऐसा क्या है, कुछ तो है आसाम में। आसाम में इलेक्शन है। अच्छा, आसाम में इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे इस बार थोड़ा फोकस रहेगा बजट का। तो बाकी अब ओवर टू यू। अच्छा, अब मेरे पास भी कुछ है यहाँ पे। तो इसमें बात हो रही है एजुकेशन की। अब एजुकेशन में यहाँ पे बताया गया है कि 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेंगे। और बताइए यूनिवर्सिटी टाउनशिप क्या होता है और इससे क्या क्या फायदा हो जाएगा। देखिए, यूनिवर्सिटी टाउनशिप में बेसिकली जो कॉरिडोर्स वगैरह है, ठीक है, लॉजिस्टिक कॉरिडोर हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ठीक है, उस एरिया में जो है स्कूल एंड कॉलेजेस बनाए जाएंगे उसी के आसपास। ठीक है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, बच्चे जो कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इन बेसिकली यूनिवर्सिटी बनेगा तो जो भी यूनिवर्सिटी स्कूल, जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर में कॉलेज वगैरह थे, उनका जो इंटर्नशिप वगैरह होता है वो इजीली वहीं हो जाएगा। मतलब पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा। उस पर पढ़ रहे हैं कि हाँ ये बहुत जरूरी चीज है, सरकार ने इस पे ध्यान दिया है। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट को भी या फिर गार्जियन को भी अवेयर होना चाहिए कि ठीक है, वो थियोरेटिकल नॉलेज अपनी जगह है, वो भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए और कुछ ना कुछ आपको स्किल वगैरह सीखते रहना चाहिए। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट यही है जितना कर सकती है। गवर्नमेंट के भी अपने कुछ लिमिटेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। हालांकि मैं चाहता हूं कि हमेशा गवर्नमेंट का जो बजट रहे उसमें एजुकेशन टॉप 3 में हो, बट अभी तक हो नहीं पाता है। देखते हैं भविष्य में अगर हम डिस्कस भी करेंगे इस बारे में कि टॉप 5 में कौन से हैं। टॉप 5 में कौन से, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल इसमें यूनिवर्सिटी में वही है टाउनशिप, और वहाँ पे उनके साथ साथ वहाँ पे उनको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट ध्यान देगी इस पे। चलिए अब हम लोग आते हैं कि इस पे फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं ना। कल तो फाइनेंशियल सेक्टर जैसे हम लोग, जैसे जो आजकल बहुत सारे लोग FNO वाले हैं और इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट होंगे, सब लोग होंगे, तो उनके लिए भी कुछ न्यूज आया है। और वो बजट में न्यूज ये है कि जो STT है, STT क्या होता है सर? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है जो आपको 0.02% से 0.05% बढ़ गया है। ये फ्यूचर्स पे हुआ है। फ्यूचर ऑप्शन जो ट्रेड होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा, तो ये फ्यूचर्स पे हुआ है। फ्यूचर्स पे हुआ, तो ऑप्शन वाले के लिए कुछ नहीं हुआ। ऑप्शन के लिए हुआ ना, ये देखिए 0.01 था, 0.155 था, 112 था, उसको बढ़ा के 0.15 कर दिया गया है। तो ये इनका 0.12 से 0.15 हो गया है जी। अच्छा, ये ऑप्शन वाले के लिए है। और इसी की वजह से कल आप देखे होंगे निफ्टी, हाँ कल निफ्टी, जो भी लोग मार्केट में एक्टिव रहते हैं वो देखे होंगे कि कल निफ्टी काफी 200-250-300 पॉइंट के करीब में वो फॉल हुआ था। उसका कारण यही था कि अब जो ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले जो लोग होंगे उनको थोड़ा सा टैक्स जो है और ज्यादा देना। हम लोग बोलने के लिए थोड़ा, लेकिन हाँ, लेकिन टैक्स बढ़ना तो बढ़ना ही है, कितना भी बढ़े, थोड़ा बढ़े या बहुत हो। अमाउंट तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़े अमाउंट पे लग रहा है टैक्स, लेकिन सही लग रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ये क्यों की, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया क्यों? हर चीज में तो गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, कम कर रही है टैक्स, इसको बढ़ाने के पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, इसके बढ़ाने के पीछे सबसे बेसिक रीजन ये है कि ऑप्शंस में सबसे ज्यादा पैसा जो है ना वो चला जाता है आम जनता, जो छोटे मोटे मतलब लोग रिटेलर जो है, रिटेलर बोला जाता है, ठीक है, तो उनको लॉस ज्यादा होता है। 100 में से लगभग 90 लोग तो लॉस नहीं चले जाते। वो तो सेबी बताता है 93% का कुछ उनके पास होता है, वो चला जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भाई आपका टैक्स लगेगा तो आप वहां से। लेकिन कुछ लोग होते भी हैं ऐसे जो मतलब अंधाधुंध जैसा लगता है कि लॉटरी ही है, तो लॉटरी नहीं है, वो भी मतलब एक तरीके से थोड़ा पढ़ाई करके अगर कोई उसमें जाए तो ज्यादा बेटर होता है। गैम्बलिंग तो है नहीं। हाँ, गैम्बलिंग नहीं है वो, वहां पे भी बहुत सारी चीज डिमांड सप्लाई का खेल है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना, रिसर्च करना पड़ता है। अगर पढ़ के जो लोग कर रहे हैं वो तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गैम्बलिंग के पर्पज से आएंगे तो उनका लूज होने का 99% चांस रहता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स बढ़ाया है कि लोग थोड़ा गैम्बलिंग कम करें। ठीक है, तो ये जो लोग कर रहे हैं रिटेलर्स वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। हाँ, जो पढ़ रहे हैं वो गैम्बलिंग नहीं है, पढ़ लिख के वो अपना उनका स्किल है, धीरे धीरे टाइम के साथ वो डेवलप करते हैं, वो भी एक तरीका है। चलिए, फाइनेंस सेक्टर की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाहिए। जी हाँ, ये तो हम लोग का सेकंड है, पॉइंट ही सेकंड है। अच्छा, ग्रोथ कैसे होगा? हमारा बेस तो हो गया, अब उसका
बेस तैयार, हम लोग अब इकोनॉमिक मतलब सिस्टम तो वो, कर लिए हैं। हाँ, अब बेस की तरफ लोग चले कि बेस कैसे बुनियाद strong हो किया गई, अब इमारत बनने की बारी है, वही जी, वाली बात है। जी, तो तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, जरा हमको मुझे बताइए, ये क्या है ये? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो टियर 2-3 सिटीज हैं, टीयर इन टू पे और थ्री। बेसिकली सबसे ज्यादा फोकस किया अच्छा, गया है, ठीक है। जैसे टीयर 2 टीयर 3 में एक दो एग्जांपल, कुछ पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, लखनऊ भी टीयर 2 में ही आएगा मेरे ख्याल से, है कि नहीं? अभी वो लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सब जो टाउन हुए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ये लोग आते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। हम्म, उसमें आपको जो कुछ है, जैसे कि बेसिकली होता क्या है कि जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया तो लोन लेता है, ठीक है। तो लोन देने में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हिचकता है। तो अच्छा, उसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आया है, वो है न्यू सेटिंग अप इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड, ठीक है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड लेके आया है, इसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट देगी अपनी तरफ से, ताकि आप आराम से मतलब डेवलपमेंट गवर्नमेंट इसमें आपको बैक करेगी। बैक करेगी, ठीक है, कुछ अमाउंट तक बैक करेगी। और ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वाले क्या यहाँ पे कुछ है? देखिए, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनने वाला है डाकुनी से सूरत के लिए, हम्म, ठीक है। डाकुनी वेस्ट बंगाल में, सूरत आपका गुजरात में है। तो वेस्ट बंगाल में भी तो इलेक्शन है। हाँ, उसको भी ध्यान में रखते बनाया गया है। और हम आपको पहले बता दें, हमारे पास ऑलरेडी 2 कॉरिडोर पहले से थे, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट पहले से है, ठीक है। ठीक है, तो उसके अलावा एक और बन जाएगा, डाकुनी बंगाल से लेके सूरत गुजरात। पहले भी डाकुनी में ही था, पहले भी डाकुनी से लुधियाना था, जी जी, अब ये वहां से डाकुनी से हाँ। सूरत के लिए बन दूसरा भी नॉर्थ से आपको जाता था, आपको वेस्ट की तरफ, वो भी कहीं आपको तो ये सूरत के डाकुनी आसपास से जाता है। सूरत जो जाएगा, ये क्या हम लोग को बिहार रीजन को कनेक्ट करेगा कहीं से? अब ये तो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि इसका बट करना चाहिए मेरे ख्याल से, करना चाहिए, क्योंकि बंगाल तो अगर बगल में हाँ, है, वहां से अगर जाएगा तो किसी ना किसी सिटी से तो कनेक्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, तो उससे बेनिफिट तो मिलेगा ही सबको। बिहार वाले लोग को भी मिल सकता है। और कुछ वाटरवेज बन रहे हैं, नेशनल वाटरवेज 20 वाटरवेज बन रहे हैं, जो मिनरल रिच जो स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा हो गए, तो वाटरवेज बेसिकली है क्या, ये तो वाटरवेज क्या है बताइए? तो जो नदी वगैरह है, उससे जो भी मिनरल्स जो मिनरल्स वहाँ से निकलेंगे, तो इजीली वहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में लेके जाते हैं, पहले तो उसको वहाँ से मालगाड़ी में, मालगाड़ी से जाता है, तो पहले उससे पहले बस में, ट्रक में लोड कीजिए, ट्रक में लोड करके आप फिर उसको वहाँ तक पहुँचाइए। अब उसके क्या है कि वहाँ से सीधा वाटरवेज में डालिए, ठीक है। वाटरवेज के ही रास्ते आपको फिर वो समुद्र में कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पानी से ही, मतलब पानी के रास्ते बड़े बड़े जहाज से या उसमें नाव जो से? ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो कम लगता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात ठीक है है। कि वो ट्रेन का एक्सपेंस बचेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, वहां से हमारा जो फ्रेट के थ्रू जो भी रास्ता जाएगा, जहाँ भी जाके मतलब जिस भी अगर देश में भेजना था तो वहां से भेज सकते हैं। मतलब पानी जो रास्ता है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, ताकि पानी से पानी भी जो माल सप्लाई हो। और उससे क्या होगा कि हमारे जो आसपास के जो नदी है, वो जो नाले बनते जा रहे हैं हम, ठीक है, बिल्कुल, उनका भी अब जीर्णोद्धार हो जाएगा इस बहाने। हाँ, इसी बात। लेकिन मुझे कहीं लगता है कि ऐसा ना हो कि और गंदगी ही हो जाए उसमें। नहीं, गंदगी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर जहाज चल रहा है तो जहाज के लिए पानी भी तो चाहिए, तो गंदगी तो नहीं फैला सकते हैं। नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ टूरिज्म भी तो डेवलप जहाज होगा। का भी तो कुछ, मतलब उसका पोल्यूशन कुछ तो होता ही होगा ना। हाँ, तो वहाँ टूरिज्म तो आपका डेवलप होगा ना, जहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, तो वहाँ आप लोग घूमने भी जाएंगे, नदी वैसे वहाँ के एरिया में आदमी आपको पैडलिंग वगैरह भी करेंगे, वहाँ जाके घूमेंगे, सैर सपाटा करेंगे, वो तो डेवलप होगा। हाँ, वो इकोनॉमी भी एक है, टूरिज्म इकोनॉमी भी डेवलप वहाँ से भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो उसमें भी। हम लोग आते हैं सिटी इकोनॉमिक रीजन में। अच्छा, इसमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। क्या भाई हाई स्पीड क्या? तो हाई स्पीड क्या, ये बुलेट ट्रेन क्या? मतलब हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ही ट्रेन है ये। बुलेट ट्रेन है जी, बुलेट ट्रेन आपको 7 जगह पे दिए गए हैं, देख लीजिए आप, पढ़ के बताइए कौन कौन सी जगह है। ये है, आपको एक बताया गया मुंबई पुणे, फिर पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, फिर हैदराबाद चेन्नई, फिर चेन्नई बेंगलुरु, फिर दिल्ली से वाराणसी, और वाराणसी से सिलीगुड़ी के लिए। ये 7 कॉरिडोर बने हैं। और एक पहला जो चल रहा है गुजरात को, उस पर तो काम चल ही रहा है, जो गुजरात से अहमदाबाद से मुंबई जाएगी शायद। उसमें अभी काम चल ही रहा है बहुत समय से। वो में भी मुझे लगता है कि 1-2-3 साल में वो अगर चालू हो जाए तो फिर हम उम्मीद करेंगे कि ये भी जो है कि नहीं वो होगा। और बेसिकली हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फोकस जो है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज पे है, और साथ में टेम्पल टाउन के भी ऊपर है। ये टेम्पल टाउन क्या है? टेम्पल टाउन जहाँ पे सबसे ज्यादा मंदिर हैं, तो जैसे वाराणसी, उत्तराखंड, सिटी ऑफ टेम्पल। अच्छा, उत्तराखंड, अच्छा, ओके, समझ गए ना। तो बेसिकली ये है, ठीक है। तो उसको क्या मतलब, टेम्पल टाउन को और डेवलप करना है, मतलब वो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, हम लोग हमारा जो कैसे डेवलप होगा, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, विजिट करेंगे, ठीक है, घूमेंगे फिरेंगे, होटल लेंगे, खाना खाएंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा।
चलिए, तो अब हम लोग आते हैं 7 हाई स्पीड ट्रेन हो गया। अब हम लोग आते हैं इस पे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। जो आम जनता के लिए क्या है, क्या है बताइए सर? ये आम सेल्फ जनता के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर है। ठीक है। आप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आसपास में बने होते हैं, एसएचजी जो हम लोग कहते हैं, SSG, हाँ, ठीक है, वो उसमें सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर बनेंगे जिनको अपना मार्ट खोलने के लिए या फिर कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स छोटे स्केल का, ठीक है, जो मार्ट वगैरह आसपास में खुले होते जैसे हैं, एक जैसे कोई ग्रोसरी वगैरह का कॉलोनी है उसका एक मार्ट मार्ट बना बना दिया दिया, है ना, जी, हाँ। जहाँ पे सामने लोग दूध सब्जी और छोटा मोटा कुछ लेने छोटा के- कॉम्प्लेक्स जैसे होता है। मैं देखा हाँ। हूँ रेलवे की सोसाइटी में कहीं गया हूँ तो देखा हूँ कि कॉलोनी में ही एक छोटा सा दुकान, हाँ, तो उस टाइप का जो खोलने के लिए गवर्नमेंट आपको कुछ प्रोवाइड करेगी, इसमें पैसा गवर्नमेंट हेल्प करेगी आपको। आपको। ठीक है, इसको बोलेंगे सेल्फ हेल्प Help एंटरप्रेन्योर। और एक दिव्यांग सहारा योजना भी है, हाँ, जिसमें जो लोग दिव्यांग होंगे, हाँ, जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनको कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि किसी की आंख में कुछ प्रॉब्लम है, उनको कुछ कराना है, ऑपरेशन वगैरह कराना है, उससे ठीक हो जाता है, या फिर उसका पैर कट गया ऐसे है, लोगों को गवर्नमेंट हेल्प करेगी उनके लिए। उनके लिए मतलब उनके जो भी सहायता होगी वो गवर्नमेंट, उन पे गवर्नमेंट का ध्यान है, वो गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है सर? मतलब ये तो सिंपल है सर कि जो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनको और करने में सहायता हो, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको शुरुआत करने का मौका मिले। जितना आसान किया जाए व्यापार को, ताकि इकोनॉमी और हमारी ग्रो हो सके, यही हुआ ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें टीसीएस को घटा दिया गया, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जो लोग बाहर कहीं घूमने जाते हैं, घूमने का प्लान करते हैं, उनके ऊपर जो भी घुमाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जो टैक्स वगैरह लगता है, पहले 20%, 5% ऐसे लगता था। मतलब ये क्या सर? टीसीएस ओवरसीज, मतलब जैसे कि हम लोग अगर जाएं कभी पैकेज वगैरह लेते थे ना लोग बाहर का, जैसे बाहर के से यहाँ से कहीं थाईलैंड चले गए तो उसमें जो पैकेज लिया मान लीजिए 50,000 का, तो उस पर कुछ टैक्स लगता है। 20% लगता था पहले। अच्छा, 20%, 5%, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टैक्स। तो उस पैकेज वाले को 2% कर दिया गया है सीधा। 20 मतलब सीधा 2% फ्लैट, सीधा 2% कर दिया गया, पहले 20% था। जी। बहुत कम, मतलब बाहर घूमने के लिए भी गवर्नमेंट आपको पुश कर रही है। और दूसरा एक और चीज है कि जो लोग बाहर से यहाँ इलाज कराने के लिए आते थे, इलाज कराने बाहर जाते थे, तो उसमें भी 5% पहले टैक्स लगता था। जो बाहर से जैसे कोई श्रीलंका से आ गया या फिर कोई वियतनाम जो भी है, यहाँ पे नेपाल से आ गया, नेपाल का लगता ही होगा, लेकिन नेपाल तो यही बगल में है। उस पर भी 5% और 2% कर दिया गया टैक्स। चलिए, तो बाहर से जो लोग इलाज कराने इंडिया आए उनके लिए भी आसान है, और जो यहाँ से लोग बाहर जाएंगे घूमने, सिर्फ घूमने या फिर कुछ और भी पर्पज से? कुछ और पर्पज से भी, बिजनेस पर्पज के अलावा। बिजनेस पर्पज के अलावा, अच्छा, मतलब फाइनेंशियल उसमें कोई सौदा नहीं होना चाहिए। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, है ना। अब क्या आता है सर? हम लोग आते हैं फिजिकल मैटर्स पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फिजिकल मैटर्स, ये टॉपिक है, इसको जरा समझ लीजिए। क्या है सर ये 16th फाइनेंस कमीशन? ये हम अभी जो ये आया है बजट आया, 16th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। बेसिकली बजट होता नहीं, फाइनेंस कमीशन होता है ये। उसमें पिछले साल की तरह ही इस साल भी 41% जो होगा, जो फंड जो भी है वो हर एक स्टेट को दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जो 41%, मतलब ये क्या हिस्सा होता दिया है? जाएगा। फाइनेंस कमीशन होता है कि मतलब गवर्नमेंट जो होता है बजट में हर स्टेट के लिए कुछ कुछ पैसा साइड करके रख देती है। जैसे हमारे 10 बेटे हैं तो बाप का सैलरी आया है तो सबको 5-5 रुपया अपना उसका एलोकेट पहले कर दिया है, फिर उसके बाद राशन खर्चा वो सब अलग है ना। ठीक है, तो वो लगभग 1 लाख ये 1.4 लाख करोड़ है। मतलब इसमें आपको 28 जितने भी स्टेट हैं सबको मिलेगा, ठीक है, सबका हिस्सा है इसमें, सबको में बराबर बटेगा। चलिए, कद्दू कटा है तो ये मतलब ये पहले से बढ़ा है क्या? नहीं, ये जितना था पिछले साल उतना ही रहा है, इसको चेंज नहीं किया। अच्छा, ये पहले जितना था जिसको सब पिछले साल था उतना ही इस साल भी है, ठीक है, वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम लोग आते हैं सर फिजिकल कंसोलिडेशन पे। ये होता है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। जीडीपी के अगेंस्ट हमारे पास कितना डेब्ट, ठीक है। तो 2000 मतलब सर वही कर्जा, जी, उधार कर्जा नहीं रहना चाहिए कभी, कर्जा उधारी नहीं मांगता। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट है वो उधारी पे ही चलती है, सब कोई चलता है उसी पे। आप लोग भी सब समझ ही रहे हैं, क्रेडिट कार्ड आजकल सब लोग लेके बहुत शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, बाई नाउ पे लेटर, पता नहीं क्या क्या। उसी में है 2025-26 में जो था डेप्थ रेशियो था 56%। अच्छा, हमारा था। मतलब अगर गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट का अगर वो जीडीपी 100 रुपया है तो उसमें 56 रुपया कर्जा है 56% कर्जा है। हाँ, मतलब वही 100 में का 56 रुपया ही हुआ ना। हाँ, तो 56% अलग हो जाएगा ना, 50% 50 रुपये, 56% मतलब 46 के आसपास हुआ, मतलब 56.1% आपका इतना कर्जा है, वही तो कह रहे हैं। हाँ,
और तो अब क्या इस है? बार जो है उसको 55.6% करना है। अब गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि जो कर्जा 56% है उसको घटा के 55.6% लाना है, हाँ। ठीक है ना। ये तो 56.1 से 55.6 पे लाना है, ये एक साल का अपना टारगेट लिया है आपने, ठीक है। और ये 2030 का जो लोग का टारगेट है ठीक गवर्नमेंट है। का, वो है कि 50% प्लस माइनस ऊपर नीचे थोड़ा सा 50% के आसपास लेके जाना है। अच्छा, मतलब ये अगले साल का 55.6 है और 2030 तक का, मतलब अभी से 4 साल बाद तक का जो है इसको 50% तक कम करना है, कर्जा को कम करना है। 50% पे ले आना है। हाँ, मतलब कम करना है ना कर्जा को। 50% पे कम कर देना है। ठीक। और हम लोग आते हैं अब फिजिकल डेफिसिट्स पे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू माइनस हाँ, फिजिकल डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि रेवेन्यू रेवेन्यू माइनस मतलब आपने जो कितना हम कमाया और कितना हमने कितना खर्चा किया, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे डेटा तो 2020 में 4.6 था, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हमारा 2020 में 4.6 था, जो ठीक है। काफी अच्छा था। ठीक है। लेकिन 2021 में कोरोना के बाद ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, 9.2 चला गया था। बहुत सीधा जी, डबल क्योंकि हम से लोग ने ज्यादा। बाहर से बहुत सारा सामान मंगाया उस था, समय तो कर्जा urgent लेना पड़ा था हम लोग emergency। को। हाँ, तो उसके कारण हुआ था। तो गवर्नमेंट ने इसको बोला था कि हम लोग 2026 तक इसको 4.4 पे ले आएंगे। ठीक है। तो और क्या गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही इसमें? 100%। मतलब गवर्नमेंट ने इसको 2021 में 9.2 चला गया था जी जी और 2026 का टारगेट दिया था कि 4.4 लाएगी और गवर्नमेंट 4.4 पे ले अचीव आएगी। कर लिया। ठीक है, टारगेट अचीव हो गया। और अब पूछेगा कि अब ठीक है ये तो हो जो, क्या अब अगले साल क्या है, तो अगले साल 4.3 रहेगा, वहां तक अचीवमेंट है। ये टारगेट है अगले साल के तो लिए। आप हम लोग बोलेंगे कि भाई जब 4.4 पे आ ही चुका है तो लोग 4 भी तो कर सकते थे, ठीक है, तो गवर्नमेंट 4.3 पे क्यों आकर बिल्कुल, हाँ, थोड़ा कम। तो उसका रीजन ये है कि इस बार जो खर्चा है वो ज्यादा है इस बजट में। 4 पे लोग कर सकते थे, लेकिन 4 पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस बार खर्चा ज्यादा है, गवर्नमेंट इस बार खर्चा ज्यादा कर रही है, तो 4.3 पे ही हम लोग आके रुक जाएंगे। चलिए, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट और 4.3 कैसा होता है, मतलब अच्छा माना जाए या अच्छा माना जाएगा क्योंकि ज्यादा इसलिए जीडीपी का ग्रोथ जो होता है वो हम लोग का कांस्टेंट 7% पे ही रहेगा, जो हम लोग का कंटिन्यू चला आ रहा है 7% पे रहेगा, तो ज्यादा अच्छा है हम लोग के लिए, हेल्दी है ये चीज। ठीक है, मतलब फिजिकल डेफिसिट 4.4 अभी जो है वो भी वो अच्छा भी है। ठीक है और इसको अगले साल 4.3 करना है, ये हमारा टारगेट है। थोड़ा जो और आपको कम लगता है किया कि थोड़ा और कम किया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट का खर्च इस साल ज्यादा है तो वो 4.3 का लेकिन target। खर्च करना भी जरूरी है, हाँ, वो भी बिल्कुल। बताएंगे क्यों, बिल्कुल। ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि पैसा हम लोग लाए कहाँ से हैं। मतलब गवर्नमेंट के पास मुझे लगता है ये 1 रुपया अगर आता है तो वो कहाँ कहाँ से आता है उसका ब्रेकडाउन है ना। जी जी, तो हम लोग जो 100 रुपया लेके आए हैं, ठीक, वो 100 रुपया हम लोग कहाँ कहाँ खर्चा किए हैं ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे ज्यादा जो हम लोग पैसा लेके आते हैं, पहले लाने का देखते हैं बाद में खर्चा करने का देखेंगे। तो हम लोग जब सबसे पहले 100 रुपया लेके आते हैं वो लाते हैं लोन से, जो लोग लोन बोरोइंग करते हैं, लाइबिलिटीज लेते हैं, तो वहां से हम लोग को 24% आता है। ठीक है, 100 रुपये में 24 रुपये उधार का है। उधार से ले आया पैसा, ठीक है। उसके बाद हम आप जो लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स जो लोग भर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में से मिला के 21% इनकम टैक्स और 18% हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, टैक्स से बहुत बड़ा हिस्सा है, 39%, हाँ, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ। तो उसके बाद जो हिस्सा बचता है वो आता है जीएसटी से, ठीक है, जीएसटी कलेक्शन जो भी हुआ, ठीक है, वो वहां से है, चौथा हिस्सा हम लोग का वहां से है, 15% हाँ जी, 15% के करीब में आता है। बाकी इधर से नॉन टैक्स रेवेन्यूज वगैरह हो गए, नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट्स हो गए, कस्टम्स हो गए, यूनियन एक्साइज ड्यूटी हो गए, वहां से कुछ कुछ हिस्से वहां से आते हैं। 10%, 4% मतलब ऐसे आता है। ऐसे आता है। तो बेसिकली जो पूरा होता है वो बोरिंग से हुआ, लोन से, मतलब मेन कर्जा है 24 रुपए ना, 100 में 24 रुपए कर्जा है और मतलब 38-39 रुपए जो हो गए हम लोग के टैक्स से हो गए। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से और कुछ हो गए जीएसटी से। तो 50% के हिस्से से ज्यादा ऊपर जो हो गया उसमें 24% तो सीधा हम लोग लोन पे ही ले लेंगे। हाँ, लोन है और अब लोन लिए हैं तो चुकाना भी पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, एक बात है, बिल्कुल सही चुकाना बात। पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं पैसा जाता कहाँ कहाँ है। जैसे अब 100 रुपए आया वो कहाँ कहाँ से आया ये बता दिया, अब वो जाता है तो वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेट्स को शेयर जितना हम लोग थे वो जो देना है उसमें 22% चला गया टैक्स, वही है। ठीक हाँ है, हाँ, ठीक है। ठीक है, उसके जैसे बाद 1.25 लाख करोड़ जो अभी पीछे जी, बात जी, की जी, थी वही ना। हाँ। उसके बाद फिर हुआ कि कर्जा ले लिए हैं, उसका पे इंटरेस्ट देना है, देना, ठीक है, तो 20% उसमें चला गया, ठीक। 20% का कर्ज चुकाने में चला गया, 22% स्टेट को बांट दिया। ठीक है। सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम वगैरह चल रही है, सेंटर से जो स्कीम वगैरह चल रही है उसमें हमारा 17% चला गया, ठीक है। डिफेंस में 11% गया, डिफेंस में 11% गया, ठीक है। उसके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%, फाइनेंस कमीशन में 7%, सिविल पेंशन में 2%, मेजर सब्सिडीज में 6%, मेजर सब्सिडीज
6% सब्सिडीज में तो फ्री में जा रहा है, 6% पैसा फ्री में दे दिए हैं, ठीक है। और अदर एक्सपेंडिचर में 7%। ठीक है। तो इसमें मेन रहेगा इंटरेस्ट पेमेंट में कुछ पैसा गया, बाकी जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम चलाती है उसमें कुछ पैसा गया, और कुछ पैसा स्टेट को गवर्नमेंट हर साल देती है, हर स्टेट में कुछ कुछ पैसा बांटती है। मेजर जो एक्सपेंस है ये यही 2-3 है। इसके अलावा कुछ पेंशन वंशन जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उनको पेंशन और सब्सिडीज हो गए, ये सब चीज में गवर्नमेंट खर्च करती है। चलिए, और तो अब हमारा, हाँ बताइए। अब हम लोग जानेंगे टॉप 5। तो अब इस बजट का जो टॉप 5 जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट कहाँ खर्च की है, करने वाली है अगले साल 26-27 में, तो अब वो टॉप 5 एक्सपेंडिचर कौन सा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बस ये लास्ट पॉइंट ही है, तो इस पे हम लोग बताइए क्या है टॉप 5 टॉप 5 में सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में लगभग 5.98 लाख करोड़ है। लॉजिस्टिक्स में क्या क्या आ गया सर, जैसे कि मतलब रोडवेज, जी जी, जो हम लोग आपको फ्रेट जो भी ट्रेन वगैरह हो गई, आपका जो हम लोग वाटरवेज बना रहे हैं, अच्छा, ठीक है, ये सारा ट्रांसपोर्ट्स में आएगा, उसमें लॉजिस्टिक्स भी आ जाएंगे, तो ये सब में हम लोग का 5.9 इस बार मेजर एक्सपेंस जो है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स है 5.98 लाख करोड़। सबसे टॉप 1 पे है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। चलिए, उससे थोड़ा ही नीचे है हमारा डिफेंस, 2 नंबर पे डिफेंस। ठीक है, डिफेंस को लेकिन लास्ट ईयर से 15% बढ़ाया गया है। अच्छा, डिफेंस क्यों बढ़ाया गया बताइए? क्यों बताइए? ऑपरेशन सिंदूर के कारण। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग को कुछ एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदने हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग को पैसे चाहिए। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए बजट में 5.94 लाख करोड़ दिया गया है। मतलब दूसरे नंबर पे जो है वो डिफेंस है, वो 5.94 लाख करोड़ के साथ है दूसरे नंबर पे। और जो 5.94 लाख है ये पिछले बार से 15% हाइक पे है। इस पिछले बार जो था इससे डिफेंस को 15% कम दिया गया था, अब 15% इसमें बढ़ा दिया गया। चलिए, रिकमेंडेशन था 20% का, अच्छा, लेकिन 15% तक ही रखा गया है। 15% बढ़ा है डिफेंस का बजट, ठीक है। और दूसरे नंबर पे, चलिए तीसरे नंबर पे है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये ट्रस्ट करी सबसे नीचे 2.73 लाख करोड़। तीसरे नंबर पर रूरल डेवलपमेंट है, मतलब ये सीधा 2.73 लाख करोड़ है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे। इसमें क्या क्या होगा सर, जैसे रूरल गांव एरिया में जो हम लोग का डेवलपमेंट जो होने वाला है, ठीक है, जैसे मैंने बताया टियर 2 टियर 3 सिटीज, जो टियर 3 सिटीज वगैरह जाते हैं उसके आसपास का एरिया रूरल डेवलपमेंट। मतलब ये अच्छी चीज है एक तरीके से। देखिए कि गाँव में भी अगर लोग थोड़ा सा, अगर वहाँ भी डेवलपमेंट पहुंचेगा, गवर्नमेंट अगर ध्यान दे रही है वहाँ पे पहुंचने के लिए, तो जब गांव भी डेवलप होगा तो और उनके पास भी परचेजिंग पावर आएगा, वो भी कमाएंगे, वो भी खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी और ग्रो करेगी। तो एक तरीके से अच्छा है रूरल डेवलपमेंट पे। कितना है? 2.73 लाख करोड़ तीसरे नंबर पे। चलिए, चौथे नंबर पे हमारा होम अफेयर्स। होम अफेयर्स है 4 नंबर पे। क्या है होम अफेयर्स में 2.55 लाख करोड़ आएगा। होम अफेयर्स में बेसिकली जो पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह जो होते हैं उनको डेवलप किया जाएगा। अच्छा, और मतलब और भर्ती भी होगी क्या इसमें? हाँ, हो सकती है भर्ती हो, ठीक है। और 5वें नंबर पे है एग्रीकल्चर एलाइड एंड एक्टिविटीज। तो 4 नंबर पे होम अफेयर्स है, और लास्ट नंबर टॉप 5 में 5वें नंबर पे है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि खेती से रिलेटेड कोई भी चीज हो गया, मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब। एनिमल हस्बेंड्री पर बात किया ही है। एनिमल हस्बेंड्री, हाँ हाँ, उस पर बात। तो 1.6 लाख करोड़ उनको मिला है। 1.62 लाख करोड़ है इनका एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का। तो ये टॉप 5 है। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स हो गया, डिफेंस हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, होम अफेयर्स हो गया, एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। ये हमारा टॉप 5 बजट एक्सपेंडिचर रहा 2026-27 का। चलिए, तो कुल मिला के हमें बजट से क्या मिला? हाँ, इतना हो गया बातचीत, तो इसके बाद मिला क्या ये आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या मिला है, ठीक है। हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं क्या मिला है, ठीक है। जो पॉइंट आपको लगेगा कि हम लोग से छूट गया वो आप बताइएगा। कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करके देखते हैं कि हमें निष्कर्ष क्या मिलता है, कि क्या मिला है, बेसिकली किसको मिला है सबसे ज़्यादा। फिलहाल तो हम लोग ऑरेंज इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को जो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा और हम लोगों को कमेंट में आप हिंट दीजिए कि कैसे हम लोग और बढ़िया से नॉलेजेबल चीज़ आप लोगों के सामने रखें, और थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ भी, केवल ज्ञान नहीं देना है, हंसी मजाक भी होगा, सब होगा। तो थोड़ा बताइए आप लोग भी कि कैसे हम लोग और इम्प्रूव करें और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएं। क्या जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? तो अभी तुम लोग निष्कर्ष निकालते हैं इसका। हाँ बताइए, अब लास्ट हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, इसके बाद फिर बातचीत खत्म करेंगे। हाँ, कंक्लूजन आपको मेरी तरफ से तो ये लगता है कि एमएसएमई को सपोर्ट ज़्यादा किया गया है, एमएसएमई को, ठीक है। और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लिए ज़्यादा फोकस थी इस बार के बजट में, गवर्नमेंट जो थी
टीयर 3 सिटीज़ को डेवलप किया जाए, उन लोग को भी आगे की तरफ लाया जाए। तो मेरे हिसाब से तो बेसिकली इसकी तरफ ज़्यादा था ध्यान। मतलब ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हो गए, छोटे जो छोटे शहर हो गए वो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और थोड़ा गाँव को स्ट्रॉन्ग करना है। और क्या था सर? और एमएसएमई की तरफ ग्रोथ। हाँ वही, मतलब सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर बने, भाई आत्मनिर्भर आदमी बने, और लोगों हाँ अपना भी करेगा, जैसे और भी देश में लोग। आप क्या सोचते हैं कि इस बजट से क्या मतलब निष्कर्ष नहीं, निकल रहा मैं है? ये सोचता हूँ ना कि कुछ लोग हैं कि जो एकदम ही बजट का एकदम बहिष्कार कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक समझ आया कि बजट उतना भी वो नहीं है कि एकदम भी ऐसा कुछ नहीं कि हम मतलब एकदम ही फालतू बजट है, और ऐसा भी नहीं है कि हाँ वाओ बजट है कि वाओ मतलब बहुत अब अच्छा यहाँ से समझिए कि हम लोग सीधा यूएस सुपर पावर, वैसा भी नहीं है। बुलेट ट्रेन की धीरे रफ्तार में अब आगे बढ़ धीरे रहे हैं। धीरे ही ग्रो होगा, जो कि गवर्नमेंट मैंने लिखा भी सस्टेनेबल हाँ, तो ग्रोथ। वही गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर हम लोग तेज भी अगर बढ़ जाएंगे तो हो सकता है क्रैश कर जाए, लेकिन अगर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो इम्पावर होते बढ़ेंगे तो फिर वो जो ग्रोथ होगा वो सस्टेनेबल होगा, इसलिए और बोले वो टिकेगा। तेज अगर बढ़ेंगे तो हमारे जो रूरल एरिया है वो पीछे छूट जाएंगे। हाँ, इसलिए इस बार फोकस टीयर 2 टीयर 3 और फिर अपना रूरल पे है। तो मेरे हिसाब से बजट जो है कि ठीक है, मिक्स बजट है, लेकिन हम लोग उम्मीद करेंगे कि एजुकेशन पे थोड़ा सा जो है कि नहीं गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि अगर एजुकेशन सही हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। उसके बाद जो है कि 50% आपका जो प्रॉब्लम है वो Sort out हो एजुकेशन से हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बजट जो है मिक्स बजट है, और मतलब ठीक ठाक, मतलब ऑन एवरेज बजट बोलेंगे इसको, मतलब कुछ ऐसा हाइप वाला नहीं है। लोग को नहीं मिलता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं मिला, ठीक। जिनको मिला है उनको लगता है कि बहुत कुछ मिला, जिनको मिला है उनके लिए बहुत कुछ है ये बजट में। उनसे जाके पूछिएगा तो बोलेंगे हाँ बहुत कुछ मिला। बस वही है, हाँ वही है कि मतलब ठीक है, मिक्स बजट कहेंगे इसको। और डिफेंस के लिए तो थम्स अप है, डिफेंस में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा 50% का। डिफेंस में तो करना भी पड़ेगा ना। डिफेंस में तो बजट अगर मैं आप उसको एलोकेट नहीं करोगे तो फिर बाहर हमारे बहुत सारे आग लगा के बैठे हैं। हाँ, कोई भी होगा वो तो चल जियो पॉलिटिक्स में चलता ही है। नहीं तो होते हुए आएंगे और उठा के लेके चले जाएंगे। हाँ, वेनेजुला में जैसा हुआ है। वेनेजुएला में तो जो हुआ वो तो इंडिया में नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा, लेकिन अपना लाठी जितना ऊंचा कर सकते हैं। लेकिन हाँ इतना अपने अच्छा को स्ट्रांग बनना है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो उसके हिसाब से ठीक ठाक बजट है, और उम्मीद करेंगे कि अगला वाला इससे और बेहतर बजट हो। ठीक है ना, और कुछ ऐसा चीज मिले कि जैसे कि हम लोग को लगे कि हाँ एक बार वाव करने का भी मौका मिले बजट में। ठीक है ना, ठीक है। तो आप बताइएगा कि आप लोग को ये हम लोग का कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ऑरेंज आर्मी की जय। यस। चलिए।